तो चलिए सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और क्लास 12th हिस्ट्री का कुछ पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव बाकी रह गया था, वो कराते हैं और जस्ट आपको पार्ट 2 के भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। ऐसे क्लास 1 में यानी पार्ट 1 में हमने लगभग 80-85 ऑब्जेक्टिव कराए थे। आप लोग वहाँ से वो 80-85 ऑब्जेक्टिव एक बार ज़रूर देखें। और उसके बाद यह पार्ट 2 है ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। मतलब चैप्टर 1 के पार्ट 2 होगा जो ऑब्जेक्टिव इससे पिछले दिन चैप्टर 1 के 80 के आसपास 80-85 के आसपास कराए थे और इसके आगे फिर आज हम करा रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो क्वेश्चन देखें 85 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा की खोज किसने किया। तो ध्यान रखिएगा, अलमानंद घोष ने कालीबंगा की खोज किया था। कालीबंगा की खुदाई किसके देख रेख में हुई थी। तो बीके थापड़ एवं बीबी लाल गिरी के देख रेख में हुआ था। और अगला प्रश्न 87 नंबर, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी। इसके बाद 88 नंबर में एक नोट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ की सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी तथा पूरब से पश्चिम दिशा तक जाती थी, जिससे हवा द्वारा स्वतः साफ हो जाती थी। उसके बाद अगला है 89 नंबर प्रश्न होगा, सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार क्या था। तो सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि था। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ से होता था। तो विदेशों से होता था, विदेश से होता था। अगला प्रश्न है 91, सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम हड़प्पा की सभ्यता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, सिंधु सभ्यता का विकास भारत के किस दिशा में हुआ है। तो उत्तर पश्चिम में हुआ है, ठीक ना। सिंधु सभ्यता का विकास मतलब विकास जो है भारत के किस दिशा में हुआ, तो उत्तर पश्चिम दिशा में हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस देश की सभ्यता है। तो भारत और पाकिस्तान की संयुक्त सभ्यता है, ठीक ना। भारत और पाकिस्तान की संयुक्त सभ्यता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 94, सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है। तो पुरातत्व, ठीक ना। पुरातत्व के माध्यम से सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत था। उसके बाद अगला प्रश्न है, खुदाई से प्राप्त प्राचीन वस्तु को क्या कहते हैं। तो पुरातत्व, ठीक ना। खुदाई से प्राप्त प्राचीन वस्तु क्या कहते हैं, पुरातत्व। पुरातत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले विद्वानों को क्या कहते हैं। तो पुरातत्ववेत्ता, ठीक ना, पुरातत्ववेत्ता। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुरातत्व के उदाहरण है। तो पुरातत्व के उदाहरण है सिक्का, अभिलेख, स्मारक, खंडहर, बर्तन इत्यादि। ऐसे और भी चीज़ आते हैं। उसके बाद है 98 नंबर, इतिहास और पुरातत्व में कैसा संबंध है, ठीक ना। तो इतिहास और पुरातत्व में घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद है 99 नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक, अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को, ठीक ना, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। उसके बाद है प्रश्न 101, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया। तो कोलकाता में। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कहाँ किया गया, कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो विलियम जोन्स ने। कब किया, तो 1784 ईस्वी में। कहाँ किया गया, तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है 102 में, भारत में पुरातत्व की स्थापना कब हुई। भारत में पुरातत्व की स्थापना कब हुई। तो 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। उसके बाद है 103 नंबर प्रश्न है, पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर किसे बनाया गया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक ना। किसे बनाया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था। तो जॉन मार्शल ने, ठीक ना। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने। उसके बाद अगला प्रश्न 105 में, सिंधु सभ्यता की खुदाई के समय, सिंधु सभ्यता के खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे। तो जॉन मार्शल, ठीक ना। सिंधु सभ्यता के खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे। तो जॉन मार्शल।
इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने और कब किया? तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स, ठीक ना, चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में, चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। इसके बाद 107 नंबर प्रश्न है, 1856 में कराची से लाहौर तक मतलब रेल लाइन किसके नेतृत्व में बिछाई जा रही थी? तो आंसर होगा जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के नेतृत्व में, ठीक ना, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उसके बाद अगला प्रश्न 108, 1873 में किसे हड़प्पा का पूरा तत्व प्राप्त हुआ? ठीक ना, ध्यान रखिएगा, पूरा तत्व प्राप्त हुआ तो यहाँ पर होगा जनरल कनिंघम को, ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न 109 में किसने 1912 में पुरातत्व के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा? तो J.S. फिलिट ने, ठीक ना, J.S. फिलिट ने। उसके बाद अगला 110 है, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? तो पिगट महोदय ने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न फिर कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 13 लाख, ठीक। उसके बाद अगला है, हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता मिस्र की सभ्यता से कितना बड़ा है? तो 20 गुना बड़ा है, ठीक। अगला प्रश्न है, कार्बन 14 विधि क्या है? तो जीवाश्म के उम्र पता लगाने की एक विधि है, ठीक। अगला प्रश्न है, कार्बन 14 विधि की खोज किसने किया? तो कार्बन 14 विधि की खोज B.F. लिबी ने किया। कार्बन 14 विधि की खोज कब हुई? ध्यान रखिएगा, तो कब हुई? तो 1946 ईस्वी में इसकी खोज हुई कार्बन 14 विधि के। उसके बाद है कार्बन की, ठीक ना, कार्बन का अर्ध आयु कितना होता है? तो 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ से कार्बन 14 के क्षय होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो धर्मिता, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, किसी पदार्थ से कार्बन 14 की क्षय होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रेडियोधर्मिता। इसके बाद 119 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? ठीक ना, मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के लरकाना जिला में सिंधु नदी के किनारे, ठीक ना, पाकिस्तान के कहाँ पर है? लरकाना जिला में, ठीक ना। अगला प्रश्न है 120 नंबर, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? ठीक ना, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई रखालदास बनर्जी ने किए थे, 1922 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। किसे सिंधु सभ्यता का बाग कहते हैं? किसे सिंधु सभ्यता के बाग कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, चुनहद्रो किस नदी के किनारे है? ध्यान रखिएगा, तो चुनहद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगला है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है ना। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खुदाई किसने कराई? तो ब्रजवासी लाल ने, ठीक ना, ब्रजवासी लाल ने। अगला प्रश्न है, वनावली कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार जिला में, ठीक ना, वनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिला में। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसका अर्थ काली चूड़ी होता है? किसका अर्थ काली चूड़ी होता है? तो कालीबंगा का। किसका अर्थ काली चूड़ी होता है? तो कालीबंगा का। उसके बाद अगला प्रश्न है 130 में, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? तो धौलावीरा, ठीक ना, धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, ठीक ना, सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? तो धौलावीरा। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आगे है, किसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है? तो इसका आंसर मिस्टेक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 32 में, सिंधु सभ्यता को इतिहास के किस श्रेणी में रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, आदि इतिहास में, ठीक ना, आदि इतिहास में। यहाँ पर गति हो जाएगा आदि इतिहास, ठीक, आदि इतिहास।
ठीक। उसके बाद है 133 में जॉन मार्शल संपूर्ण विश्व के सामने सिंधु सभ्यता का प्रमाण कब पेश किया था? तो जॉन मार्शल जो है विश्व के सामने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता के प्रमाण पेश किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 134, भारत में काम करने वाली पहली पेशेवर पुरातात्विक पुरातात्विक कौन थे? तो आंसर होगा कथी? जॉन मार्शल। क्या होगा? जॉन मार्शल। इसके बाद अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का परिवार कैसा था? ठीक ना, तो सिंधु सभ्यता का परिवार मातृसत्तात्मक था। ठीक ना, यहाँ पर कथी हो जाएगा? मातृसत्तात्मक। थोड़ा मातृसत्तात्मक टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला है सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक ना, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर निर्माण। ठीक ना, नगर निर्माण योजना। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, सब ध्यान से देखिएगा और सब चैप्टर का कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन सब है और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सिंधु सभ्यता में पूर्वी नगर को क्या कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी नगर को टीला कहा गया। वहीं सिंधु सभ्यता के पश्चिमी नगर को, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी नगर को टीला कहा गया है और पूर्वी नगर को क्या कहा गया है? पूर्वी नगर को टीला कहा गया है और पश्चिमी नगर को दुर्ग कहा गया है। ठीक ना। सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे क्या कहा गया है? तो ध्यान रखना, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। क्या चीज कहा गया? ऑक्सफोर्ड सर्कस। ठीक। इसके बाद है 140 नंबर प्रश्न है विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगला है किसने विशाल स्नानागार को तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है? तो जॉन मार्शल ने। किसने बताया? जॉन मार्शल ने। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की ईंट कैसी थी? तो चतुर्भुजाकार। सिंधु सभ्यता की ईंट कैसी थी? चतुर्भुजाकार। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के भवन का अवशेष नहीं मिलता? ध्यान रखिएगा, किस प्रकार के भवन का अवशेष नहीं मिलता है? तो इसका होगा मंदिर के। ठीक ना, मंदिर के आकार का सिंधु सभ्यता में कोई भवन नहीं मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न 140 है सिंधु सभ्यता में टैक्स के रूप में क्या लिया जाता था? तो अनाज। ठीक ना, सिंधु सभ्यता में टैक्स के रूप में क्या लिया जाता था? अनाज। आगे है विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का प्रशासन किसके हाथ में था? तो व्यापारियों के हाथों में। ठीक ना, सिंधु सभ्यता के प्रशासन किसके हाथों में था? तो व्यापारियों के हाथों में। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो परंपरागत। ठीक ना, कैसा था समाज? परंपरागत। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़। ठीक ना, द्रविड़ जाति के लोग। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो पासा खेलते थे। ठीक ना, पासा लूडो गोटी खेला करते थे। उसके बाद है 3 मुख वाला पुरुष के आकृति वाला मुद्रा कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से। 3 मुख एक ही मूर्ति में 3 माथे का लगा हुआ, ठीक ना, फोटो कहाँ से मिलता है? आकृति यानी फोटो कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता का सबसे पूजनीय पशु क्या था? ठीक ना, ध्यान रखिएगा, पूजनीय पशु क्या था? तो कुबर वाला बैल। उसके बाद अगला प्रश्न है स्वास्तिक का संबंध किससे है? स्वास्तिक का संबंध किससे है? तो सूर्य पूजा से। स्वास्तिक का संबंध किससे? सूर्य पूजा से। स्वास्तिक का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। ठीक ना, स्वास्तिक का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। उसके बाद यज्ञ की वेदी कहाँ से मिलता है? यज्ञ की वेदी कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा और लोथल से। ठीक ना, कालीबंगा और लोथल से। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को मृतकों का संस्कार कितने तरीक़ों से, ठीक ना, कितने तरीक़ों से करते थे? तो आंसर होगा 3 तरीके से। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सब अभी पूछना शुरू हुआ है और पूछेगा फिर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है सबसे पहले कपास की खेती किस सभ्यता के लोग किए थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। उसके बाद अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया में
ठीक ना। कपास को क्या कहा जाता था? तो सिंधु, ठीक ना। मेसोपोटामिया में कपास को क्या कहा जाता था? सिंधु। उसके बाद है यूनानियों ने कपास को क्या कहा? यूनानियों ने कपास को क्या कहा? तो सिंडन, ठीक ना, सिंडन कहा। अगला प्रश्न है धान की भूसी कहाँ से मिला है? तो लोथल और रंगपुर से। ध्यान रखिएगा, धान की भूसी कहाँ से मिला? लोथल और रंगपुर से, है ना। अगला धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिला? ध्यान रखिएगा, स्पष्ट प्रमाण पूछे तो हुलास से, ठीक ना, हुलासनगर से। और भूसी, ध्यान रखिएगा, धान की भूसी कहाँ से मिला? तो लोथल और रंगपुर से, ठीक ना। अगला प्रश्न है बाजरा की खेती का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो बाजरा की खेती लोथल और रंगपुर से ही मिलता है। अगला है कुम्हार का, ठीक ना, कुम्हार का मोहल्ला कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। कुम्हार का मोहल्ला कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है सिंधुवासी किस मार्ग से व्यापार करते थे? तो जल मार्ग से। सिंधुवासी किस मार्ग से व्यापार करते थे? जल मार्ग से। अगला है सिंधुवासी माप तौल के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधुवासी माप तौल के लिए वाट का प्रयोग करते थे, ठीक। उसके बाद है सिंधुवासी नापने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधुवासी नापने के लिए गज का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है सिंधुवासी सोना का आयात कहाँ से करते थे? तो ध्यान रखिएगा, सोना का आयात जो है ना अफ़गानिस्तान और दक्षिण भारत से, ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंधुवासी चांदी का आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान तथा अफ़गानिस्तान से। सिंधुवासी चांदी का आयात कहाँ से करते थे? तो ध्यान रखिएगा, ईरान तथा अफ़गानिस्तान से। अगला प्रश्न है सिंधुवासी तांबा का आयात कहाँ से करते थे? तो बलूचिस्तान और खत्री से, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान और खत्री से। उसके बाद अगला प्रश्न है सिंधुवासी सीसा कहाँ से मंगाते थे? ध्यान रखिएगा, सीसा कहाँ से मंगाते थे? तो ईरान तथा अफ़गानिस्तान से। अगला प्रश्न है सिंधुवासी नीलमणि कहाँ से मंगाते थे? तो नीलमणि महाराष्ट्र से मंगाते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है किसके अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ है? तो मार्शल के अनुसार, ठीक ना। मार्शल का मानना था कि सिंधु सभ्यता के पतन जो है मतलब बाढ़ के वजह से हुआ है। उसके बाद है किसके अनुसार विदेशियों के आक्रमण सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बना? तो व्हीलर एवं पिगट ने बताया था, ठीक ना। किसके अनुसार मतलब किसने कहा कि आक्रमण से सिंधु सभ्यता क्या हो गया? पतन हो गया, मतलब लड़ाई की वजह से यह सभ्यता पतन हो गया था, व्हीलर और पिगट ने कहा था। इसका अगला प्रश्न है किसने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को उत्तरदायी कारण माना? ठीक ना, जलवायु परिवर्तन को कारण माना तो एन घोष ने। कौन कहा था? एन घोष ने, ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न है किसने नदी के मार्ग में परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना? तो माधव स्वरूप वत्स ने, ठीक ना, माधव स्वरूप वत्स ने कारण माना। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ठीक ना, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक, ठीक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक। उसके बाद अगला प्रश्न है किस सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है यानी वह अभी तक ऐसे कोई विद्वान नहीं हुए जो पढ़ा जा सका। उसके बाद है मोहनजोदड़ो से मिला कांसे के नर्तक की ऊंचाई कितनी है? यानी कि मोहनजोदड़ो में जो नाचती मतलब नृत्य करती हुई, ठीक ना, जो कांसे की मूर्ति मिला है वह मतलब 10.5 सेंटीमीटर का था, ठीक ना। उसके बाद अगला है कांसा क्या है? कांसा क्या है? तो एक मिश्र धातु है, ठीक ना। किन दो धातुओं को मिलाकर कांसा बनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, तो तांबा और टिन के मिलने से क्या होता है? कांसा का निर्माण होता है। तांबा और टिन के मिलने से कांसा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा वाट कितने ग्राम का है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा वाट कितने ग्राम का था? तो ध्यान रखिएगा 1375 ग्राम का, ठीक ना, 1375 ग्राम का। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा वाट कितने ग्राम का है? तो 0.87 ग्राम का, 0.87 ग्राम का। एक शेर बराबर कितना छटांक होता है? तो 16 छटांक, ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न है 1 रुपये
1 रुपया बराबर कितना आना होता है, ठीक ना। 1 रुपया बराबर कितना आना, 16 आना होता है, ठीक ना। उसके बाद है शिलाजीत कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक ना। शिलाजीत कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। नहर का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो सुत्तोधाई से, ठीक ना, सुत्तोधाई से। सिंधुवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से, ठीक ना। सिंधुवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से। इसके बाद अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की खुदाई कब प्रारंभ की गई, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता की खुदाई 1921 ईस्वी में। और सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था, तो नगरीय या शहरी, ठीक ना। नगरीय या शहरी दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो आज आपका मतलब वो क्लास 12th हिस्ट्री के, ठीक ना, हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, ठीक। आज पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 का है ना, हिस्ट्री पार्ट 1 का हड़प्पा सभ्यता की पूरा ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हो गया है। और लास्ट तक सभी क्वेश्चन जो है सब इम्पोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, तो आप सब इसको ध्यान से देखें और ज़रूर एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको याद हो जाए। और 100% याद कीजिए, क्योंकि प्रश्न हर चैप्टर से पूछा जाता है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है। तो अब आप लोग को अगले चैप्टर, ठीक ना, अगला चैप्टर की वीडियो मतलब बहुत जल्द ही मिल जाएगी। तो आप सभी लास्ट तक ज़रूर देखें, एक वीडियो को 2-3 बार देखकर ज़रूर याद करें। और हाँ, आप लोग एक कंजूसी करते हैं, लाइक किया कीजिए, ठीक। और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि सब्सक्राइब बढ़ने से थोड़ा हम बाद में चलकर इसके लाइव पढ़ाने में थोड़ा मदद मिल सके, ठीक। तो चलिए, आप सबको लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद। कहाँ चला गया भाई।